हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। आज का जो सेशन है इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। चलो, ये कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको इसमें से देख के आपके नोटबुक में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है कि फाइनेंस कोई भी इकोनॉमी का क्या होता है, बैकबोन होता है। अभी फाइनेंस क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। जो मनी होता है उसको मैनेज करना, उसे क्या कहते हैं? फाइनेंस। फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू तीन पार्ट होते हैं फाइनेंस, यानी कि पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस माने आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों का फाइनेंस जो होता है उसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं, और कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है उसके उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। और जो पब्लिक फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट का फाइनेंस, जो अलग से एक चैप्टर था, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो जिम्मेदार होता है किसके लिए? मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। अभी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या आता है? फाइनेंशियल मार्केट। तो हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पर देखो, अभी फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? रेफर्स टू मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का सेल और परचेज होता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया। स्टॉक्स माने यहाँ पर जनरली शेयर्स होता है, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी, ये सारी चीजों का ट्रेड होता है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और ये कैसे ऑपरेट करते हैं? ऑपरेट्स थ्रू बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, जिसको एनबीएफसी भी बोला जाएगा, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउसेस वगैरह वगैरह। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के जनरली दो टाइप होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। यहाँ पर अगर अगर जो ये परचेस परचेस सेल जो भी हो रहा है वो कितना हो रहा है? अप टू पीरियड ऑफ 12 मंथ हो रहा है, या 1 ईयर, तो 1 ईयर तक हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? मनी मार्केट। और एक साल से ज्यादा का होता है, उसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। अभी मनी मार्केट के ना दो पार्ट होते हैं, तो देखो ये मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है। मनी मार्केट हाईली लिक्विड, नियर मनी भी बोला जाता है इनको, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, यानी कि अप टू 1 ईयर। ठीक है। और ये डू यू नो वाला पार्ट आपको होमवर्क में रीड करना है, कुछ बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर्स वगैरह का मतलब बताया हुआ है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर माने जहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाला है, कोई रेगुलेट करने वाला है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरली कोई रेगुलेशन या कोई ऑपरेट करने वाला नहीं होता है। उसका पहला पार्ट है आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स माने अपने आसपास जो तुम जितने भी बैंक देखते हो, एचडीएफसी वगैरह, वो सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सारस्वत जो बैंक है वो एक कोऑपरेटिव बैंक है। उनका जो मोटिव होता है वो अलग होता है। कमर्शियल बैंक का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? पैसे कमाने का होता है। और कोऑपरेटिव बैंक का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे ट्रेडर्स को क्या करना? हेल्प करना। फिर एक होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या करते हैं? डेवलप करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए होते हैं। और डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया किसके लिए होते हैं? जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आते हैं? इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड, एनबीएफसी, एनबीएफआई। ठीक है, चलो देखो, यही जो है मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर एक सही तरीके से बना के दिया है, आपको नोटबुक ऐसे बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या है? आरबीआई। आरबीआई को क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री में क्या होती है? एक सेंट्रल बैंक होती है। हमारी कंट्री में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो, तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? रेगुलेटिंग द मनी मार्केट इन द कंट्री। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। ठीक है। फिर आरबीआई जो है वो कमेंस, उसने अपना ऑपरेशन कब कमेंस किया? 1 अप्रैल 1935। इस पे ना जनरली फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम में बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम पेपर में। तो क्या होता है कि आरबीआई जो है ना, उसने कमेंस किया अपना ऑपरेशन कभी? 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन वो नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, यानी कि 14 साल बाद। ठीक है, ये याद रखना दोनों डेट। अभी फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के? आरबीआई क्या करती है? करेंसी नोट वगैरह इशू करती है, छापती है। फिर बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे जितने भी एडवाइजरी जो गवर्नमेंट है उसको देते हैं। फिर एज ए एजेंट काम करती है, और जितने भी ट्रांजेक्ट करती है बिजनेस ऑफ बोथ दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उनके बिहाफ पे पैसे ले लेती है और उनके बिहाफ पे पेमेंट भी करती है। और बैंकर्स बैंक, सारी बैंक को रेगुलेट करने के लिए एक अपेक्स बैंक होता है, जो सारी बैंक पे ध्यान रख रही है कि वो बराबर काम कर रही है कि नहीं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या करता है? वो एक कस्टोडियन रखता है। आरबीआई हैज आल्सो अंडरटेक टू बाय एंड सेल करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द आईएमएफ। ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, अभी आरबीआई क्या है? एक कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी बोला जाता है। कैसे? मैं तुमको बताता हूँ।
तो उसके लिए अपने को दो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो हम पढ़ रहे हैं। देखो, बैंक रेट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि जो अपने केस में कौन है? आरबीआई इन अ कंट्री। दिस इज द लोएस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक क्या करती है? लेंड्स मनी अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो ये क्या है? एक सबसे कम रेट के आरबीआई तय करती है, जिसके ऊपर क्या करती है? वो मनी लैंड करती है। ठीक है। रेपो रेट क्या होती है? वो रेट जिसपे आरबीआई क्या करती है? परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई क्या करती है? कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन अ लिक्विडिटी शॉर्टेज इज एक्सपीरियंस, तो वो इंजेक्ट करती है कैपिटल। तो सर अभी आरबीआई को क्या जरूरत पड़ गई कि वो किसी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करे? अभी कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी क्या होता है कि कोई जो मार्केट है, जो कमर्शियल बैंक है, उनके पास है ना बहुत पैसे की शॉर्टेज आ जाती है, तो वो क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कमर्शियल बैंक के पास पड़ी हुई होती है, उससे वो खरीद लेती है, ताकि क्या हो? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन? कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देगी, और आरबीआई उसको बदले में पैसे दे देगी, यानी कि गवर्नमेंट, ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास क्या आ जाएगा? मनी फ्लो आ जाएगा, यानी कि पैसा आ जाएगा। समझा तुमको? तो ये इंजेक्ट करते हैं लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। ये कब होता है? जब शॉर्टेज इज एक्सपीरियंस, जब क्या होता है? लिक्विडिटी शॉर्टेज इज एक्सपीरियंस। ओके। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जो रेट पे आरबीआई क्या करती है? सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट थ्रू ऑक्शन एट फिक्स कट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्यों, ये कब किया जाता है? जब क्या होता है मार्केट में पैसे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा घूमने लगते हैं, तभी वो क्या करती है? आरबीआई क्या करती है? सारे जो सिक्योरिटीज है वो बेच देती है, और जितने भी पैसे है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। तो पोज दैट सरप्लस फंड्स। तो जब कोई बैंक के पास सरप्लस फंड आ जाता है, तो वो क्या कर देते हैं? इसको खरीद देते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा? उनको इनकम भी आता रहेगा। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो में क्या होता है कि मिनिमम कैश रिजर्व रखना पड़ता है किसको? कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ। कितना परसेंट होता है? जनरली 3% या 15% तक होता है ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। जितने भी टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट उन्होंने एक्सेप्ट किए, या हम आगे जाके पढ़ेंगे टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब उतना जितना उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसका 3% से लेकर 15% तक जो आरबीआई जो वो ईयर के लिए अलग अलग रेट चेंज होते रहते हैं, ये वो रेट जिस रेट पे उन्होंने बोला उतना क्या रखना पड़ेगा? कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ेगा। Statutory liquidity ratio. Commercial bank have to maintain liquidity asset in form of cash, gold and approved security 25% or more of total demand and time liabilities. ठीक है। ये उनको अपने पास रखना पड़ेगा। लिक्विड एसेट्स माने कि क्या? जो पैसे के फॉर्म में या इजीली कन्वर्टेबल इनटू मनी फॉर्म में हो, ताकि क्या हो सकता है कि कभी भी बैंक में कुछ घोटाला हो गया, या कभी भी कुछ भी पैसे की कमी आ गई, तो इससे वो क्या कर सके? वो लिक्विडिटी सॉल्व कर सके, या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो क्या हुआ? ये बैंक जो कर रहा है, ये परचेज करता है या सेल कर सकता है, तो वो क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ये सारे टर्म्स आप एक बार पढ़ लेना। आपको कोई और भी डाउट हो तो लास्ट पेज पे सारे जितने भी वर्ड्स यूज किए हैं, जितने भी टर्म यूज किए, उसके मीनिंग दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। ठीक है। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, वो क्या करता है? स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करता है और पब्लिश भी करता है बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह बैंक के लिए। फिर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, जो रूरल एरियाज होते हैं उन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज को एक्सटेंड करना, प्रमोट करना, सिक्योरिटी देना डिपोजिटर्स को। फिर तुम लोग ने वो ऐड देखा होगा ना कि आरबीआई पे भरोसा करो, आरबीआई से वो रखो, लिंक रखो, ये वो सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते रहते हैं। फिर अदर फंक्शन, बाकी कोई छोटे मोटे फंक्शन भी करते हैं। आरबीआई को क्या बोला जाता है पता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि घूम फिर के कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। कमर्शियल बैंक, नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं सर? प्रॉफिट करने के लिए किए जाते हैं। इसमें भी 4 टाइप है। सबसे पहला कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है सर? सबसे पहले क्या करते हैं अपन जो है ना, वो कमर्शियल बैंक में क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो वो क्या करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और उसको क्या करता है? बदले में किसी और को लोन दे देता है, और वो लोग क्या करते हैं? कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है। तो डिपॉजिट कंस्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड। कमर्शियल बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? डिपॉजिट। सेविंग लीड्स टू क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। और डिपॉजिट 2 टाइप में डिवाइडेड है, डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट माने जब चाहूँ तब वो पैसा मैं निकाल सकता हूँ। टाइम डिपॉजिट माने एक फिक्स पीरियड के बाद ही हमें क्या मिलेंगे? वो पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है। तो हमारा जो जनरली सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है, और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट किस में आते हैं? टाइम डिपॉजिट में आते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट में जनरली क्या होता है? इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी माने आपके अकाउंट में जितने पैसे नहीं है उससे ज्यादा का क्या मिलता है आपको? विड्रॉल का फैसिलिटी मिलता है। वो एक तरीके का लोन जैसा होता है। ठीक है। और नेक्स्ट रिकरिंग डिपॉजिट और ये सारी चीजें। फिर एंसिल लोन्स एंड एडवांसेस, वो क्या करता है? फिर वही पैसा वो यूज करता है किस चीज के लिए? लोन वगैरह देने के लिए। ठीक है।
और अभी मैं एक और चीज बता दूं कि ये रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट में क्या फर्क होता है। फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या करना पड़ता है, एक लमसम अमाउंट आप देते हो जो आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद या 1 साल बाद का भी होता है। उसमें सबसे हाईएस्ट रेट जो होता है फिक्स डिपॉजिट में होता है, वो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन रिकरिंग में कैसा होता है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ पैसा डालना पड़ता है। जैसे कि समझो 5 साल का हमने कोई डिपॉजिट करवाया, टाइम डिपॉजिट, तो रिकरिंग डिपॉजिट में कैसा होगा, आप हर साल के एंड पे ना 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कुछ 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 अमाउंट देते रहोगे। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में कैसा होता है कि आपने फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए दे दिए, आप कुछ भी जो आपका अमाउंट है वो आपने डिपॉजिट करवा दिया, वो आपको 5 साल के बाद डायरेक्ट मिल जाएगा। ये क्या होता है कि लमसम अमाउंट होता है। अच्छा, बाकी एंसेलरी फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंड, फिर पीरियोडिकल पेमेंट्स करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट, लॉकर लॉकर फैसिलिटी होता है, डीमेट फैसिलिटी होता है, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीजें भी आजकल बैंक करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, चलो, समझा तुमको। ये कैसा होता है कि इसमें अगर समझो, ये मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ कि देखो जैसे क्या करता है बैंक है ना, बहुत सारे लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, फिर कुछ वो क्या करता है कि वो 25% या 10% जो हमने पढ़ा ना, ये सारी चीजें वो क्या करता है, सेट असाइड कर देता है इतना पैसा, और बाकी का पैसा वो जो है वो क्या करता है, बाकी लोगों को लोन दे देता है। वो इन शॉर्ट क्या कर रहा है कि क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। कोऑपरेटिव बैंक, उनका मेन मोटिव क्या होता है, मीडियम इनकम ग्रुप को टारगेट करना। ठीक है, और ये 3 टाइप में होता है, 3 सेक्टर, 3 टायर बोला जाता है इनको, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, और प्राइमरी जो होता है वो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है, प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको देना, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस, उनको उनका मोटिव क्या होता है, jointly owned by the RBI, public sector banks and financial to impart liquidity to money market instruments, यानी कि बहुत छोटे छोटे टर्म में वो क्या देते हैं, लोन देते हैं। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कौन आते हैं, इंडिजिनियस बैंकर्स आते हैं। इंडिजिनियस बैंकर्स कौन होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं, हुंडी वगैरह ही गाँव में बहुत होता है, इधर नहीं होता। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, मोस्टली कन्फाइंड टू सर्टन सोशल स्टेटा, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स इन अनबैंक्ड एरियाज, जहाँ पर बैंक्स वगैरह नहीं होते वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। मनी लेंडर्स जो तुम लोग ने देखा होगा ना कि गांव में बड़े बड़े जो तहसीलदार, ये वो जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20-20, 25-25% पे क्या देते हैं, लोन देते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। फिर अनरेगुलेटेड NBFI, ये चिट फंड वगैरह जैसा, इसमें क्या ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, एक VC जैसा होता है। VC माने क्या होता है, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, 10 लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ हर महीने 1000-1000 रुपया देते हैं, और फिर जिस मंथ में जिस व्यक्ति को, अगर ये समझो हर एक बंदा एक एक महीना क्या करेगा, लोन लेगा, और उस पर कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट ये इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जिसको लोन चाहिए उसको मिल जाता है, और कोई फॉर्मेलिटी वगैरह के होता है, बिना फॉर्मेलिटीज के होता है, ये लोग मिल के करते हैं। ठीक है, और ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कॉल मनी, शॉर्ट मनी, ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीज़ आप एक बार पढ़ लेना। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया में क्या होता है, मनी मार्केट का रोल क्या है इंडिया में, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, जो बोरोवर की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है, रीजनेबल, मतलब छोटे 10-15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लोन चाहिए तो मिल जाता है। लिक्विडिटी मैनेज करने में मदद करता है, यानी कि लिक्विडिटी माने क्या होता है कि जब पैसे को इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने में मदद करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मदद करता है, यानी कि कैसा होता है कि आप किसी कोई एक आपके पास सिक्योरिटी है जिसमें रिस्क ज़्यादा है बट रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो दूसरा आप सिक्योरिटी ऐड कर दो जिसमें क्या है, रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क, ये रिटर्न कम है और रिस्क कम है, तो वो हिसाब से आपका एवरेज जो निकालोगे वो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर एक इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म होता है। फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। इकोनॉमाइजाइजेस द यूज ऑफ कैश फ्लो और ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो ये सारी चीज़ों में वो क्या करता है, हेल्प करता है। प्रॉब्लम क्या है, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, मनी मार्केट, यानी कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज साथ में काम करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि RBI के कंट्रोल में कुछ भी नहीं आता। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर शॉर्टेज ऑफ फंड्स, क्योंकि कोई इनएडिक्वेट सेविंग, अभी भी अपने यहाँ पर इंडिया में कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बैंक्स वगैरह इतने अच्छे से डेवलप नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर एक सीजनल स्पेकुलेशन होता है। सीजनल स्पेकुलेशन माने क्या होता है, जो अपना
अपने यहाँ पे अक्टूबर से जो जून का टाइम है ना, वहाँ पे बहुत पैसे की जरूरत होती है, लेकिन बाकी टाइम पे इतनी नहीं होती है। तो वो एक सीजनल बेसिस पे क्या होता है, अपना फंड का रिक्वायरमेंट बढ़ता है या कम हो जाता है। फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कुछ कुछ जगह है जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी क्या है, इनएडिक्वेट है या इनएक्सेसिबल है, जहाँ पर बैंक अभी भी नहीं है। डीलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जल्दी अभी तक नहीं हो रहा है इतना जल्दी जल्दी। भले काफ़ी इंप्रूव कर लिया है, बट अभी भी इतना अच्छे से हमने इंप्रूव नहीं किया है। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस क्या है, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। फिर आरबीआई के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के थ्रू लाए गए थे। फिर इंटरेस्ट रेट लार्जली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। फिर एक होता है नेशनल एनईएफटी आरटीजीएस नया नया लाया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग, ये सारी चीज़ें आप एक बार आपको होमवर्क में पढ़ना है ये सारी चीज़ें। चलो, कैपिटल मार्केट इन इंडिया क्या होता है, एक साल से ज्यादा के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं कैपिटल मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, न्यू इशू, ओल्ड इशू, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, ये सारी चीजें हैं, आपको एक बार रीड करने हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, खाली ये सारी चीजें आपको जनरली पता भी होगी, और इसमें कोई सर पैर इतना है नहीं, आपको एक बार ये पूरा रीड करना है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नोन एज गिल्ट एज मार्केट भी बोला जाता है, डील्स इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनका एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होता है पता है, समझो कोई कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, फिर क्या होता है, तभी उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट। तभी न्यू इशू किया, कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, फिर क्या होता है, वो शेयर अभी किसी को नहीं चाहिए तो वो दूसरे किसी को बेचता है, वो किसी और को बेचता है, तो वैसा होता रहता है। तो उसमें बीएससी एनएससी ये सारे लोग आ जाते हैं। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या करते हैं, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं टू द प्राइवेट सेक्टर, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ ये एक्सन। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होता है कुछ, जो लिंक बनते हैं इन्वेस्टर और बैंक के बीच में, जैसे म्यूचुअल फंड है, लीजिंग कंपनीज है, वेंचर कैपिटल कंपनीज होती है। इनका रोल क्या होता है, रोल क्या होता है कैपिटल मार्केट का, मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग को मोबिलाइज करते हैं। फिर इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, क्विक वैल्यूएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, सारी चीज़ों को एक जगह पे लाके खड़ा कर देता है। प्रॉब्लम्स क्या है सर कैपिटल मार्केट में, फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, देखो ना मैंने तुमको बोला कि लोग लोन वोन लेके भाग जाते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें भी होती है। फिर इंसाइडर ट्रेडिंग माने क्या होता है, वो इंसान जिसके पास वो अथॉरिटी नहीं है वो सोर्स की या वो इंफॉर्मेशन की, तो वो क्या करता है, उसको एक्सेस करके ट्रेड करता है शेयर के प्राइस। जब अगर समझो कि कोई कंपनी है, वो रिलायंस जियो ही है, वो जब ये 5G वाला लाए वो लोग, तो अभी कोई है समझो मुकेश अंबानी है, उसको पता है कि भाई ऐसी सारी चीज़ें हैं। ऐसा मुकेश अंबानी करेंगे नहीं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, उनको पता है कि अभी मैं जैसे ही ये प्लान अनाउंस हुआ तो शेयर के प्राइस क्या होने वाले, बढ़ने वाले, तो क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर परचेस करेंगे, और एक बार शेयर का प्राइस अनाउंसमेंट के बाद बढ़ गया तो क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट, अपने यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, क्योंकि मेजर जो ट्रेड होता है वो बीएससी एनएससी पे ही होता है, तो बाकी सारे का ट्रेड जो है वो कम हो गया है। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी, इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपना इतना डेवलप नहीं है। फिर रिफॉर्म्स क्या इंट्रोड्यूस किए गए, सेबी का जो एक्ट है वो पूरा इस्टेब्लिश किया है इन्होंने। फिर एनएससी इस्टेब्लिश किया है। फिर एस करके कंप्यूटराइज, ये एक्चुअली आपके इतना कुछ रिलेवेंट नहीं है। डीमेट अकाउंट जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, परचेस सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का, वो सारी चीज़ें, एडीआर जीडीआर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था ये सारी चीज़ें थी। मेन तो मनी मार्केट से आपको क्वेश्चन आ सकता है, आरबीआई के आपको फंक्शंस पूछ सकते हैं, कमर्शियल बैंक के पूछ सकते हैं, रोल ऑफ मनी मार्केट पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आई डोंट थिंक जो कैपिटल मार्केट है उसमें से इतना कुछ क्वेश्चन बनेगा, बट फिर भी आपको कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। और डिस्टिंक्शन अच्छे से पढ़ के जाओ, ये वाला मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों समझा चुका हूँ, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो, टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।